बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो इंडियन वज़ीर आज़म जिनकी मैयत को पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने कंधा दिया था, ये 26 सितंबर 1965 का वाक़या है। इंडिया पाकिस्तान की जंग ख़त्म हुए अभी 4 दिन ही गुजरे थे जब इंडिया के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों लोगों के सामने ख़िताब करना शुरू किया तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में थे। तालियों के शोर के दरमियान शास्त्री ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, लहीम शहीम, मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। ये वही शास्त्री हैं जिनके 5 फुट 2 इंच के कद और आवाज़ का अयूब खान ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। अयूब खान अक्सर लोगों के बारे में राय रखते थे, उनके बर्ताव और तर्ज अमल की बजाय ज़ाहरी रूप की बुनियाद पर अपनी राय कायम करते थे। पाकिस्तान और इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर शंकर बाजपाई ने, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, बताया था कि अयूब खान ने सोचना शुरू कर दिया था कि इंडिया कमज़ोर है। वो नेहरू की वफात के बाद दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर दिल्ली का सफ़र रद्द कर दिया था कि अब किस से बात करें। शास्त्री ने कहा कि आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के एक अजलास में शिरकत के लिए काहिरा गए हुए थे। वापसी पर वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि जब लाल बहादुर शास्त्री को हवाई अड्डे पर रुखसत करने आए तो अयूब खान ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के काहिरा जाने से पहले अमेरिकी सफ़ीर चेस्टर वोल्स ने उनसे मिलकर अमेरिकी सदर लंदन जॉनसन की तरफ से उन्हें अमेरिका आने की दावत दी थी। लेकिन इससे पहले कि शास्त्री इस बारे में कोई फैसला कर पाते, जॉनसन ने अपनी दावत वापस ले ली थी। इसकी वजह फील्ड मार्शल अयूब खान की तरफ से अमेरिका पर डाले जाने वाला दबाव था। उनका कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब वो इंडिया के साथ नए तल्लुकात की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को इस तस्वीर में नहीं आना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी कुलदीप नैयार लिखते हैं कि शास्त्री ने इस बेइज्जती के लिए जॉनसन को कभी माफ़ नहीं किया। कुछ माह बाद जब वो कनाडा जा रहे थे तो अमेरिकी सदर जॉनसन ने उन्हें रास्ते में वाशिंगटन में रोकने की दावत दी, लेकिन शास्त्री ने उसे कबूल नहीं किया था। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि 1965 की जंग के दौरान अमेरिकी सदर लंदन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ जंग बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गंदम बेचते हैं उसे बंद कर देंगे। इस वक्त इंडिया गंदम की पैदावार के हवाले से खुद कफील नहीं था। शास्त्री को ये बात बहुत बुरी लगी और उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। उन्होंने अवाम से कहा कि हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे। अनिल शास्त्री कहते हैं, लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी माँ ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने। मैं पूरे मुल्क से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। अनिल शास्त्री कहते हैं कि जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाना खाए रह सकते हैं तो उन्होंने तमाम शहरियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। 1963 में कामराज मंसूबे के तहत शास्त्री को नेहरू की काबीना से इस्तीफा देना पड़ा। इस वक्त वो वजीर दाखिला थे। कुलदीप नैयार कहते हैं, उस शाम मैं शास्त्री के घर गया। पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। शास्त्री वहां अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाहर बिजली क्यों नहीं जल रही, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब से मुझे घर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं फजूल बिजली इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। शास्त्री के लिए रुकन पार्लिमान की हैसियत से 500 रुपये माहाना की तनख्वाह पर अपने ख़ानदान का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा था।
कुलदीप नैयार ने अपनी सवाने उमरी में लिखा है कि मैंने उन्हें अखबारों में लिखने के लिए राज़ी कर लिया था। मैंने उनके लिए एक सिंडिकेट सर्विस शुरू की कि जिसकी वजह से उनके मज़ामीन दी हिंदू, अमृत बाज़ार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होने लगे। हर अखबार इन्हें एक मजमून के 500 रुपये देता था। इस तरह उनकी 2000 रुपये की अजाफी कमाई होने लगी। मुझे याद है कि उन्होंने पहला मजमून जवाहरलाल नेहरू और दूसरा लाला जपत राय पर लिखा था। लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम करने वाले तमाम अफसरान का कहना है कि उनका बर्ताव इंतहाई शास्ता था। उनके निजी सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले सीपी श्रीवास्तपान की सवाने हयात लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, शास्त्री की आदत थी कि वो अपने हाथ से केतली से प्याले में हमारे लिए चाय निकालते और हमें पेश करते थे। उनका कहना था कि चूंकि ये उनका कमरा है, इसलिए प्याले में चाय डालने का फर्ज उनका बनता है। श्रीवास्तव लिखते हैं कि कभी कभी वो अब बातें करते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते और कमरे में चहलकदमी करते हुए हमसे बातें करते थे। कभी कमरे में ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती थी। शास्त्री अक्सर खुद जाकर बिजली का बटन बंद करते थे। उनको ये मंजूर नहीं था कि अवामी पैसे का किसी भी सूरत ज़िया हो। जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के इजलास में शिरकत के लिए रूस गए तो अपना खादी का ऊनी कोट पहनकर गए। रूस के वजीर आजम एलेक्सी कोसिगिन को फौरन अंदाजा हो गया कि इस कोट से ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो सकेगा। अगले दिन उन्होंने शास्त्री को यह सोचकर एक और कोट तोहफे के तौर पर दिया कि वे उसे ताशकंद की सर्दी में पहनेंगे। अनिल शास्त्री कहते हैं कि अगले दिन कोसिगन ने देखा कि शास्त्री फिर वही पुराना कोट, खादी का कोट पहने हुए हैं जो वो घर से लेकर आए थे। उन्होंने बहुत झिझकते हुए शास्त्री से पूछा कि क्या आपको कोट पसंद नहीं आया? तो शास्त्री ने जवाब दिया, वो कोट वाकई बहुत गर्म है, लेकिन मैं इसे अपने वफ्द के एक रुकन को कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए दे दिया है, क्योंकि वो अपने साथ इस मौसम में पहनने के लिए कोट नहीं ला पाया था। कोसिगन ने इंडियन वजीर आजम और पाकिस्तानी सदर के आज़ाद में मुनक्कद की गई एक तकरीब में इस वाक़या का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वजीर आजम शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। लाल बहादुर शास्त्री के दूसरे बेटे सुनील शास्त्री भी उनके बारे में एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब शास्त्री वजीर आजम बने तो उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें एक सरकारी शेवरले अम्पाला गाड़ी दी गई। एक दिन मैंने बाबूजी के निजी सेक्रेटरी से कहा कि वो ड्राइवर को अम्पाला के साथ घर भेज दें। हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर चले गए। देर रात जब हम घर लौटे तो हमने कार गेट पर ही छोड़ दी और घर के पीछे से किचन के रास्ते से घर में दाखिल हुए। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि कोई नौकर दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा कि अभी मुझे तंग न करें, क्योंकि मैं रात देर से सोया हूँ। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और मैंने देखा कि बाबूजी सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे मेज़ तक आने के लिए कहा, जहाँ सब लोग चाय पी रहे थे। वहाँ अम्मा ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहाँ गए थे और इतनी देर से वापस क्यों आए? बाबूजी ने पूछा कि तुम गए कैसे थे, क्योंकि जब मैं वापस आया तो तुम्हारी फिएट कार तो पेड़ के नीचे खड़ी थी। सुनील शास्त्री कहते हैं कि मुझे सच बताना पड़ा कि हम उनकी सरकारी अम्पाला में घूमने निकले थे। बाबूजी इस गाड़ी का तभी इस्तेमाल करते थे जब कोई गैर मुल्की मेहमान दिल्ली आता था। चाय पीने के बाद उन्होंने मुझसे कार के ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप अपनी कार में कोई लॉग बुक रखते हैं? जब ड्राइवर ने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल अम्पाला कार कुल कितने किलोमीटर चली है? ड्राइवर ने कहा 14 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा कि उसे निजी इस्तेमाल की मद में दाखिल किया जाए और अम्मा से कहा कि फ़ी किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितने पैसे बनते हैं वो इनके निजी सेक्रेटरी को दे दें ताकि वो सरकारी खाते में जमा करवाए जाएं। तब से लेकर आज तक मैंने या मेरे भाई ने कभी किसी ज़ाती काम के लिए
सरकारी कार का इस्तेमाल नहीं किया। एक बार वजीर अहमद शास्त्री ने बिहार के कुछ लोगों को अपने घर पर मिलने का वक्त दिया। उसी दिन इत्तेफाक से एक गैर मुल्की मेहमान के एजाज़ में एक तकरीब भी मुनक्कद की जा रही थी, जहां शास्त्री जी का पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वहां से वापसी पर उन्हें देर हो गई। तब तक बिहार से उनसे मिलने आए लोग नाउम्मीद होकर जा चुके थे। अनिल शास्त्री कहते हैं कि जब शास्त्री जी को पता चला कि वो लोग बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद अभी अभी निकले हैं, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि वो कहाँ गए होंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर वाले बस स्टॉप से कहीं जाने की बात कर रहे थे। शास्त्री जी फौरन अपने घर से निकलकर बस स्टॉप पहुंचे। उनके सेक्रेटरी कहते ही रह गए कि लोगों को जब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। शास्त्री जी ने जवाब दिया, और तब क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। शास्त्री जी फौरन अपने घर से निकलकर बस स्टॉप पहुंचे। उनके सेक्रेटरी देखते ही रह गए कि लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। शास्त्री ने जवाब दिया, और तब क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं लोगों को घर बुलाने के बाद भी उनसे नहीं मिला। सेक्रेटरी ने कहा कि मैं इन्हें लेने चला जाता हूँ, लेकिन शास्त्री जी ने कहा, नहीं, मैं इन्हें लेने खुद जाऊंगा और इस गलती के लिए माफ़ी मांगूंगा। जब वो बस स्टॉप पहुंचे तो वहां मुलाकात करने वाले उन्हें बस का इंतज़ार करते हुए पाया। शास्त्री जी ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें अपने साथ घर ले आए। मौजूद नाजरीन, 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में इंतकाल हुआ, तो उनके डाचा यानी घर सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स पाकिस्तान के सदर अयूब खान थे। उन्होंने शास्त्री को देखकर कहा था, हियर लाइज ए पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। यहाँ एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो इंडिया और पाकिस्तान को करीब ला सकता था। जब शास्त्री की मैयत को दिल्ली ले जाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर पहुंचाया जा रहा था, तो रास्ते में सोवियत, इंडियन और पाकिस्तानी झंडा सरनगू रखा गया था। जब शास्त्री के ताबूत को गाड़ी से उतारकर जहाज़ पर चढ़ाया जा रहा था, तो उनको कंधा देने वालों में सोवियत वज़ीर आज़म कोसिगन के साथ साथ कुछ ही दिन पहले तक शास्त्री का मजाक बनाने वाले सदर अयूब खान भी शामिल थे। शास्त्री की स्वाने हयात लिखने वाले सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं, इंसानी तारीख में ऐसी बहुत कम मिसालें हैं जिनमें एक दिन पहले तक एक दूसरे के सख्त दुश्मन कहे जाने वाले ना सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, बल्कि दूसरे की मैयत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उसकी मैयत को कंधा दे रहे थे। शास्त्री की मौत के वक्त उनकी ज़िंदगी की किताब पूरी तरह से साफ थी। ना तो वो पैसा छोड़कर गए थे, और ना ही कोई घर, और ना ही वो कोई ज़मीन छोड़कर गए थे। तो मौजूद नाजरीन, आज हमने इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की स्वाने हयात आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।